प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ऐलान किया कि वो 90 दिन में इंतखाबात के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और कुछ और बातें भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन के हवाले से की। उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये गिरफ्तारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से तो अमल में नहीं आई है, लेकिन उसके बाद अमल में आई है और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि शायद साइफर के मामले पर उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है। अगर ये मामला साइफर का है और उस वक्त वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब थे, तो शाह महमूद कुरैशी साहब का इस मामले पर केस कितना कमज़ोर या कितना मजबूत है, एक तो ये मामला है जिस पर हम बात करेंगे। दूसरा, 90 दिन में अगर इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और चैलेंज हो जाता है CCI का वो फैसला हल्का बंदियों का, या फिर ये नुक्ता उठाया जाता है कि हल्का बंदियाँ तो हो जाएं, इसके बावजूद भी इलेक्शन 90 दिन में ही होने चाहिए, तो ग्राउंड्स क्या अवेलेबल होंगी सुप्रीम कोर्ट जाने वाले के पास 90 दिन के इलेक्शंस के लिए? क्योंकि बहरहाल ये भी एक आईनी मामला है कि अगर सेंसस अनाउंस हो जाए तो उसके मुताबिक इलेक्शन में जाना होगा, और बहरहाल ये भी आईनी में लिखा है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे। तो इस डिबेट का फैसला कैसे होगा, ग्राउंड क्या दस्तयाब है? और एक और बड़ा अहम मामला है जिस पर एक डिबेट शुरू हो गई है कि इलेक्शन की तारीख आखिर देनी किसने है, क्योंकि इलेक्शन की तारीख के लिए आइन का आर्टिकल 48(5) कहता है कि सदर ने तारीख देनी है, और जो अभी अमेंडमेंट की गई है सेक्शन 57 में हाल ही में, उस अमेंडमेंट के बाद कहा गया है कि जी ये इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट्स अनाउंस करेगा। तो एक्चुअली डेट कौन अनाउंस करेगा, क्योंकि सदर का इख्तियार भी आइन में अभी तक मौजूद है। अगर सदर असम्बलीज डिसॉल्व कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की समरी भेजने पर, तो क्या वो तारीख देंगे? तो इस पर भी आज हम गुफ्तगू करेंगे। तो मेरे साथ आज के प्रोग्राम में आबिद ज़ुबैरी साहब मौजूद हैं, सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, माहिर कानून। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, खुश आमदीद। आरिफ चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून हैं आप भी, और यासीन आज़ाद साहब हमें ज्वाइन करेंगे, आप भी सीनियर कानूनदान हैं। तमाम मेहमानों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आबिद ज़ुबैरी साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, अगर साइफर के मामले में शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी अमल में आई है, एक साइफर जो है वो एम्बेसडर की तरफ से भेजा गया और यहाँ पर जो है वो काबीना ने फैसला किया कि, या चेयरमैन PTI ने या उस वक्त के वज़ीर आज़म ने फैसला किया कि इस मामले पर जो है वो बात होगी और इसको वो पब्लिक में लेकर आए। अगरचे साइफर उस तरह से शेयर नहीं किया गया, लेकिन एक साइफर की एक कॉपी गुम होने का मामला भी है। तो आपके ख्याल में शाह महमूद कुरैशी साहब पर क्या चार्जेस जो है वो लगाए जा सकते हैं, और उनका केस कितना कमज़ोर या मजबूत होगा इस सारे मामले में? आप उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए असद, मुझे नहीं देखा कि उनके ऊपर जो FIR अगर दर्ज हुई है, FIA ने उनको गिरफ्तार किया है, तो क्या उन पे चार्जेस लगाए हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आज वो लॉ सदर मुमलिकत ने उसको साइन कर दिया है जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंदर अमेंडमेंट्स की गई हैं, और उसका मुझे नहीं पता, हो सकता है उसके तहत उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई हो। ये भी देखना होगा। देखिए उनका तो वो तो एक फॉरेन मिनिस्टर थे, एक एम्बेसडर से आया, वो सेक्रेटरी के पास आया, उन्होंने दिया, उन्होंने आगे भेजा, कैबिनेट ने उसको कहा, वो लहराया गया, लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं किया गया था। अगर गुमा भी तो शाह महमूद कुरैशी साहब से नहीं गुना, और उसके गुमने का क्या असर होगा, ये सब कानूनी पहलू देखे जाएंगे। अभी देखिए, अभी हम लोग कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, जब तक हम ना देख लें कि उनको अंदर क्या उन पे इल्ज़ाम लगाया गया है, किस सेक्शन के तहत, किस कानून के तहत उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, और फिर भी हम लॉ जो आज प्रेसिडेंट ने फाइनल साइन किया है उसकी कॉपी हम लोग नहीं दिख लेते कि उन्होंने उस पर लगाया, तो क्या वो रिट्रोस्पेक्टिवली लग सकता है कि जब वो फॉरेन मिनिस्टर से 1.5 साल पहले, तो आज उनको हो सकता है, या आज के बाद से वो कानून लागू होगा। ये सब लीगल पॉइंट्स हैं, तो इस पर फंडामेंटल राइट्स का भी इशूज़ आ जाएंगे। तो लेकिन ये सब देखना होगा कि वो अब वो FIR जब आपके हमारे पास आएगी, उस पर उसके बाद हम एक प्रॉपर तज्जिया दे सकते हैं। लेकिन जो चीज़ हम देख रहे हैं कि ये जो जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, उनको कोई चैलेंज करता है कि क्या आई से तसादुम है उनका या नहीं, वो सब वक्त बताएगा कि उसमें क्या होगा। जी बिल्कुल सही है। आरिफ साहब, आपकी राय इस पर क्या है? क्योंकि अभी हमारे पास FIR मौजूद नहीं है, चार्जेस क्या हैं ये मौजूद नहीं है। सोर्सेज से जो खबरें चल रही हैं वो ये हैं कि उनको साइफर के मामले पर ही गिरफ्तार किया गया है। तो आप कैसे देखते हैं इस गिरफ्तारी को? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं कि ये सारे का सारा मामला एक ही तरफ जा रहा है, और वो ये है कि कोई चीज़ भी कानून और आइन के मुताबिक नहीं होनी, बल्कि एक मुआंदनत है और एक ऐसी फिजा है कि जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी को आपने दीवार के साथ लगाए रखना है, और यहाँ तक लगाए रखना है कि वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए,
और उसके मुकाबले में जो दूसरी फोर्सेज हैं उनको आप आगे लाने में कामयाब हो जाएं। और यही बात है कि आपने देखा कि कानून वगैरह तो ये सिर्फ हम आपस में बहस के लिए या गुफ्तगू के लिए उसका हवाला देते हैं, अदरवाइज कानून नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है और ना आइन पे अमल दरामद हो रहा है। आइन का आप बड़ा क्लियर है आइन इन सारे मामलात पे। इलेक्शन हो जाना चाहिए था अब तक 2 असम्बलियों का, और इसके अलावा इलेक्शन की डेट जो है वो भी अनाउंस हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये सारे का सारा मामला जो है ये कहीं आपको नजर नहीं आ रहा। आपने देखा कि निगरान हुकूमत यानी सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए बनती है, और हमें हमारी जो निगरान हुकूमत बनी है वो सब कुछ कर रही है सिवाय इलेक्शन के, और कोई गुफ्तगू उनकी किसी एजेंडे में कहीं बात नजर ही नहीं आती कि उन्होंने कोई इलेक्शन करवाना है। और जहां तक ये मामला साइफर का है, इस मामले में भी आप ये देखें कि आप यहाँ खुद कैबिनेट फैसला करती है और वो डिमार्चे होता है, तो उसमें जिम्मेदारी क्या होगी वजीर खारजा की? एक ऐसी चीज जिसको अब तक खुद नेशनल सिक्योरिटी जो है कमेटी जो है वो भी अप्रूव कर चुकी है, और जो कुछ हो रहा है ये उसके बाद की बातें हैं। उससे पहले सारे का सारा मामला जो है वो हर सतह पे जहां आना चाहिए था वहां आया, और इसका जो रिसिपिएंट था बेसिकली वो तो यानी वजीर खारजा नहीं था, ये तो साइफर तो बड़ी देर के बाद यानी वहां उन तक पहुंचा है। बाकी मामला ये है कि जहां तक प्राइम मिनिस्टर ने इसको उस वक्त आके अफशा किया, तो प्राइम मिनिस्टर ने तो आके उसको ये जो सिर्फ ये बताया कि इस तरह की कोई चीज मेरे पास मौजूद है और मुझे वो मेरे पास आई, इस पे कहीं कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हमें नजर नहीं आती। लेकिन सर वो उसमें मामला पहले तस्लीम नहीं किया। उसमें ये हुआ ना सर, एक कॉपी गुम हुई है जिसके बारे में चेयरमैन पीटीआई का ख्याल था कि जी, और दूसरी बात सर ये है कि वो एक कॉपी गुम हुई है, और दूसरी बात ये है कि वो एक कॉपी जो है वो किसी दूसरे यानी जो इंटरनेशनल अखबार है उसके हाथ वो लग भी गई है। तो इससे ये मामला कि वो गुम हुई कॉपी कौन सी है और वो कहाँ से गई है, कि तो ये सारा मामला मेरा ख्याल है तहकीकात तलब है। इस पे एक चीज़ की तरफ और मैं बढ़ना चाहता हूँ ज़रा, और यासीन आज़ाद साहब भी गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं। यासीन आज़ाद साहब, एक सवाल बड़ा अहम और उठ रहा है, और वो ये उठ रहा है कि इलेक्शन की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है। अब 2 चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ, आप अपनी राय दीजिएगा इस पर, क्योंकि आइन का आर्टिकल है 48(5) सबसेक्शन 5 उसका, जो कि कहता है कि वेयर द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द नेशनल असेंबली नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन क्लॉज 1 ही शैल, आगे है कि अपॉइंट अ डेट नॉट लेटर देन 90 days फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन फॉर द होल्डिंग ऑफ ए जनरल इलेक्शन टू द असेंबली। अब अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर रहा है तो फिर 90 दिन में वो इसकी तारीख देगा, लेकिन जो अभी हाल ही में अमेंडमेंट हुई है सेक्शन 57 में, इसको भी जरा देख लीजिए। उसमें यह कहा गया है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन द कमीशन शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट अनाउंस द डेट और डेट्स एज द केस में बी ऑफ द जनरल इलेक्शंस। अब यासीन आजाद साहब, मेरा आपसे पहले सवाल यह है कि इलेक्शंस की तारीख देना किसकी जिम्मेदारी है, प्रेसिडेंट की या इलेक्शन कमीशन की? देखें, पहली बात यह है कि इलेक्शन की तारीख की जिम्मेदारी मेरे नज़दीक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, और अभी जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है उसमें भी ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दिया गया है। तो लामाला जब असम्बली डिज़ाल्व हो गई, और आपने देखा होगा कि कौमी असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद, और बलूचिस्तान असम्बली और सिंध असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद डिज़ाल्व हो गई, लेकिन मुद्दत पूरी करने से पहले ही फेडरल गवर्नमेंट को भी 2 दिन पहले डिज़ाल्व कर दिया गया, और 2 दिन के बाद जो है ना बलूचिस्तान और सिंध को भी हुकूमत ख़त्म की गई। तो ऐसी सूरत हाल में जो इलेक्शन 90 दिन के अंदर ड्यू होते हैं, और मेरे हिसाब से नवंबर के पहले हफ्ते में ये इंतखाबात हो जाने चाहिए। अब नई जो सूरत हाल आपके सामने आई है वो बिल्कुल क्लियर है कि जैसे कि आपने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन एक्ट के अंदर जो तब्दीली आई है वो तारीख देने का इख्तियार आपने जो है ना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया। और मेरा मौक़िफ़ शुरू से यही था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अदालतों की तरह या दूसरे इदारों की तरह एक आइनी इदारा है,
और फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की बेसिक जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, किसी और की नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है इलेक्शन कराना का, तो मैं उससे एग्री इसलिए नहीं करता कि केयर टेकर गवर्नमेंट से मामनत की जा सकती है, लेकिन जहां तक इलेक्शन कराने का ताल्लुक है वह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अलावा और कोई आईनी अदारा नहीं है जो इलेक्शन करा सके। अब रह गया मामला एक कि 90 डेज में इलेक्शन हो जाने चाहिए। पूरी बार इस पर मुतफिक है कि ये इलेक्शन जो कि असम्बली वक्त से पहले डिज़ाल्व हो गई 90 डेज में होना चाहिए, और ये पीरियड तकरीबन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में पूरा होता है, और वह इलेक्शन फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होने चाहिए। लेकिन जो सूरत हाल आपके सामने आई है, सही है कि ये सेंसिस का जो मसला आया और उस मामले को आपने टेकअप कर लिया, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अगर जो हमारी कॉमन काउंसिल है उसने जब ये कह दिया कि आपने हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन कराने हैं, तो अब हल्का बंदियों के बाद जब इलेक्शन कराने हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है कि मैं दिसंबर तक इस कार्रवाई को मुकम्मल नहीं कर सकते, हल्का बंदियां दिसंबर तक होंगी, लिहाजा इलेक्शन जो है वो फरवरी में कराने के लिए मजाज है। बहरहाल ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है, लेकिन बैसियत कानून के तालिब इल्म के मेरा कहना यह है कि जब असम्बलियां वक्त से पहले ख़त्म हो गई, 90 दिन की जो आईनी रिक्वायरमेंट है उसके अंदर इंतखाबात कराने चाहिए, लेकिन ये किसी और इदारे का काम सर, नहीं है। इसमें अब आपने दोनों मौजूआत को, दूसरे मौजू को भी साथ में शामिल कर लिया, इलेक्शन कमीशन का है। लेकिन सर मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे यह है कि अगर ये सेक्शन 57 हमारे सामने इसमें अमेंडमेंट आ गई है, तो क्या आइन का आर्टिकल 48(5) ये साकित हो जाएगा? क्या प्रेसिडेंट का इख्तियार खत्म हो जाएगा? देखें, प्रेसिडेंट का इख्तियार तो प्रेसिडेंट असम्बलियाँ तो डिज़ाल्व नहीं की ना, असम्बलियाँ तो 2 दिन पहले डिज़ाल्व कर दी गई एडवाइस पे, ऑन दी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान असम्बली को डिज़ाल्व किया गया और सदर पाकिस्तान ने असम्बली को डिज़ाल्व कर लिया। यहाँ मुद्दत पूरी होने के बाद अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर लेती और असम्बली डिज़ाल्व हो जाती, तो तब जो आइन का आर्टिकल 48 जो आप पढ़ के बता रहे हैं उसके मुताबिक फिर 90 डेज पे इसकी डेट देने का इख्तियार प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का था, लेकिन वो सिलसिला खत्म हो गया। तो वो 60 डेज में होने थे ना, यही तो कंफ्यूजन है यासिन साहब। अगर ये डिसॉल्व ना हुई होती और ऑटोमेटिकली हो जाती, फिर तो आर्टिकल 48(5) में तो 90 डेज का कहा गया है, और ये उसी सूरत में कहा गया है कि अगर प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर रहा है, और प्रेसिडेंट तभी डिसॉल्व कर रहा है जब वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं हो रही और वो प्राइम मिनिस्टर की उस पे कर रहा है, रिक्वेस्ट पे या रिकमेंडेशन पे, तो तभी तो ये कंफ्यूजन है कि ऐसी सूरत ही में जो कि इस वक्त मौजूद है, ऐसी सूरत ही में तो प्रेसिडेंट को अनाउंस करना चाहिए, यानी तभी तो 48(5) हरकत में आएगा। नहीं, देखें, जब प्राइम मिनिस्टर ने आपको एडवाइस किया और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बाद सदर पाकिस्तान ने असम्बली को डिज़ाल्व कर दिया गया, तो फिर प्रेसिडेंट का वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बाद प्रेसिडेंट का वो इख्तियार मेरे नज़दीक एक किस्म का ख़त्म हो जाता है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी हो जाती है, और इलेक्शन एक्ट में तब्दीली के बाद मेरे नज़दीक किसी और इदारे की कोई जिम्मेदारी नहीं है सिवाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। राइट, आबिद जुबैर साहब, आपकी राय इस पर क्या है? क्योंकि एक हमारे सामने ये सेक्शन 57 है जिसपे अमेंडमेंट हुई है, और दूसरा आर्टिकल 48(5) है। मैं आबिद जुबैर साहब की राय सर की इजाजत दीजिए तो मैं उनकी भी राय ले लेता हूं। जुबैर साहब, क्या कहेंगे आप? ये आर्टिकल 48(5) ये साकित हो जाता है क्या इस अमेंडमेंट के आने के बाद? मैं बड़े अदब से अपने सीनियर से और साबिक सदर हमारे सुप्रीम कोर्ट बार के इख्तिलाफ करना चाहता हूँ, बड़े अदब से। उसकी वजह यह है कि देखिए, यहाँ समरी जो थी वो प्राइम मिनिस्टर ने भेजी प्रेसिडेंट को कि आप 9 तारीख को कि आप ये असेंबली डिसॉल्व कर दें। वो होती है, पावर एक्सरसाइज करता है कि वो प्रेसिडेंट हैज़ टू एक्ट ऑन द एडवाइस 48(1) के तहत। वो आपके सामने लॉ है, आप देख लीजिए उसके। अच्छा, जब उन्होंने उसकी भेज दी ये अच्छा, अब प्रेसिडेंट के ऊपर 2 तरीके हैं, या तो वो साइन कर दे उस समरी को या कुछ नहीं करे। अगर सदर ममलिकत का कुछ नहीं करते तो ये ऑटोमेटिकली तहलील हो जाएगी 48 घंटों के अंदर, यानी फिर प्रेसिडेंट ने डिसॉल्व नहीं की, बाई एफ्लक्स ऑफ 48 घंटे ये हो गई। यहाँ लेकिन प्रेसिडेंट ने इसको साइन कर दिया और असेंबली को डिसॉल्व करने की समरी पे साइन कर दिया, तो ये सदर ने इसको डिसॉल्व किया, और उन्होंने डिसॉल्व किया अंडर आर्टिकल 58(1) जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, कि वो कहता है प्रेसिडेंट विल डिसॉल्व एज ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जो 48(1) में उसको दी गई थी। और उसी के नीचे 48(5) है, वो कहता है अगर सदर जब डिसॉल्व करते हैं, यहाँ सदर ने डिसॉल्व की, यहाँ 48 घंटे में ऑटोमेटिकली नहीं आई, तो अगर इसको
जब किया तो 48(5) के अंदर सदर मजाज है तारीख देने का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं है। अब सेक्शन 57 कब लागू होता है? देखिए पहले हुआ करता था अमेंडमेंट से पहले, और ये जजमेंट की वजह से इन्होंने अमेंडमेंट की गवर्नमेंट, ये जो पार्लियामेंट ने, वो जजमेंट जो आई थी 1 मार्च को, उसमें उन्होंने लिखा कि जब 48 घंटे में खुद डिजॉल्व हो जाती है तो फिर 57 लगेगा। जब 57 लगता है उसमें था कि प्रेसिडेंट तारीख देंगे इन कंसल्टेशन विद दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ उन्होंने कर दिया, अगर ये 48 घंटे तक सदर साहब कुछ नहीं करते, सदर मुमलिकत, तो फिर यह बात सही होती कि 57 में इलेक्शन कमीशन तारीख देता। लेकिन यहाँ क्योंकि सदर ने समरी साइन कर दी और हर असेंबली, और यही प्रोविंसेस में भी है, उनकी भी हुई, तो यहाँ गवर्नर मजाज है तारीख दे रहे। अब क्यों यहाँ सदर दे रहा है, अब सदर ने इनको तारीखें दे दी हैं, और तारीख इस केस में सदर को देनी है, ईसीपी को नहीं देनी है। दूसरी बात, एक बात हमारे सीनियर यासीन आज़ाद साहब ने एक और बात की कि जी इलेक्शन का इनका काम डे टू डे है, लेकिन देखिए जो सेक्शन 230 डिफाइन करता है कि केयर टेकर की क्या जिम्मेदारियां, जो चीज़ें कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते। तो 231 का बी जो है वो कहते हैं कि दे विल असिस्ट द कमीशन इन होल्डिंग द इलेक्शन। तो एक जिम्मेदारी केयर टेकर पे ये है उसके अंदर कि वो इलेक्शन को असिस्ट करेंगे कमीशन को इलेक्शन होल्ड कराने में। तो ये बड़ी उन पर जिम्मेदारी है, वो चीज़ें जो कर सकते हैं, फिर है वो चीज़ें जो नहीं कर सकते। लेकिन आपने देखा 230(2) भी ऐड कर दिया गया इसके अंदर, सब क्लॉज 2 सब सेक्शन 2, उसके अंदर कह दिया गया कि फाइनेंशियल कोई कमिटमेंट्स हैं तो वो उस पर भी उनको चलाएंगे। ये अभी रिसेंट अमेंडमेंट आई सेक्शन 230 में। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मेरा व्यू ये है कि इसमें सदर को देनी चाहिए, और सदर ने जब तहलील की थी उसी वक्त उनको तारीख दे देनी चाहिए थी। ये ईसीबी का काम नहीं है, ईसीबी का इलेक्शन होल्ड कराना है और केयर टेकर को उनको असिस्ट करना है एज पर द लॉ। और देखिए इलेक्शन एक्ट जो है, चलिए एक राय आपकी ये है कि सदर को तारीख देनी चाहिए, और यासीन आज़ाद साहब ये है कि इलेक्शन कमीशन को देनी चाहिए। तो आरिफ चौधरी साहब की राय मालूम कर लेते हैं। अब टाई हो गया चूंकि मामला, तो आरिफ चौधरी साहब की राय भी मालूम करते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। आरिफ चौधरी साहब, 48(5) के तहत अगर असेंबली डिसॉल्व प्रेसिडेंट कर रहा है, प्रेसिडेंट ने तारीख देनी है, या 57 में जो नया इख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया गया है, इलेक्शन कमीशन ने अगले इलेक्शन की तारीख देनी है कौमी असेंबली के? जो आप ये अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं, बुनियादी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अलावा सदर ये जो 48 है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता। वो अभी तक एग्जिस्ट करता है, स्टैंड करता है। जहाँ तक इलेक्शन करवाने का इख्तियार कहा गया है, 224 का हवाला दिया जाता है कि जनाब वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। उससे उसका मकसद ये है कि जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी तो उसके बाद सारे का सारा शेड्यूल अनाउंस करना, उसको कंडक्ट करना, उसके तमाम जो मराहिल हैं और उसका मिनहाज है, उसको सारे को यानी कंडक्ट करना है, वो इलेक्शन कमीशन ने करना है। ये इलेक्शन कमीशन का ये इख्तियार नहीं है कि जब वो चाहे अपनी मर्जी से डेट दे, चूंकि जहां तक ये से बिल्कुल कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश शुरू से लेकर की जा रही है कि जी चूंकि प्रेसिडेंट का इख्तियार खत्म हो जाता है जब वो यदि एडवाइस पे अमल करता है। भाई प्रेसिडेंट का तो इख्तियार ही आइन के अंदर ये है कि उसने जो काम करना है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करना है, तो इसके अलावा तो उसका कोई इख्तियार नहीं। और वो उसी इख्तियार के तहत ये बात आती है कि जब प्राइम मिनिस्टर उसे एडवाइस करेगा और उसके मुताबिक प्रेसिडेंट जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर देगा, तो असेंबली डिसॉल्व करने के साथ उसने डेट भी देनी है इलेक्शन की कि इलेक्शन किस तारीख को होगा। ये सारी की सारी जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर प्रेसिडेंट की है। लेकिन कोशिश ये की गई है शुरू से लेकर के इलेक्शन कमीशन चूंकि इस मामले में इंडिपेंडेंट नहीं है, वो न्यूट्रल नहीं है, और बल्कि उसका सारे का सारा कंडक्ट यही रहा है कि जब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ये चाहती थी
कि इलेक्शन करवा दिया जाए, तो उस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जनाब हम नहीं करवा सकते, हमें वक्त चाहिए 6-7 महीने सेंसस के लिए और नई हल्का बंदियों के लिए। और उसके बाद ये जो असम्बलियां टूटी, डिसॉल्व हुई सूबाई असम्बलियां, उस वक्त भी मुसलसल सारी कोशिश जो थी इलेक्शन कमीशन की थी कि इलेक्शन बर वक्त ना हो। अभी भी इलेक्शन कमीशन जो है वो ये इख्तरा निकाल के बैठा हुआ है, जबकि जी सेंसस के बाद हल्का बंदियां होंगी तो तब इलेक्शन होगा, जबकि सूरत हाल ऐसी है कि वो हल्का बंदियां और उसमें जो अमेंडमेंट आएगी, जहां कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है वो बढ़ेंगी या कम होंगी, ये फैसला जो है आइन के अंदर चूंकि ऑलरेडी लिखी हुई है सीटें, तो उसको तो सिवाय आपने आइन की अमेंडमेंट के कर नहीं सकते। और आइन की अमेंडमेंट के लिए आपके वो पास तो सर, मगर उसमें ये कहते हैं ना कि जी हम हल्का बंदियां इस तरह कर रहे हैं कि हल्कों की तादाद कम ज्यादा नहीं कर रहे, क्योंकि उसके लिए आप सही कह रहे हैं कि वो अमेंडमेंट चाहिए होगी जो कि नहीं हो सकती, इसलिए वो हल्कों की तादाद जो सूबों में मुख्तस है वो बरकरार रहेगी, इसलिए उसको तो चेंज नहीं कर रहे। लेकिन एक और डिबेट है जो मैं यासीन आज़ाद साहब आपके सामने और फिर बाकियों के सामने भी रखता हूँ, बाकी मेहमानों के सामने, वो ये है कि जो ऑर्डर जारी किया है इलेक्शन कमीशन ने, ज़रा स्क्रीन पर हम दिखा भी देते हैं, कल भी हमने इसका हवाला दिया था। इसमें वो कह रहे हैं कि आर्टिकल 254 यानी 224 तो ये कहता है कि इलेक्शन 90 दिन में होने हैं, लेकिन 254 ये कहता है कि अगर अपनी उस आइनी मुद्दत में कोई चीज़ नहीं हुई तो उसके बाद भी वो कारगर रहेगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर देखें जो अभी हाल ही में आया है, उसमें वो ये कहते हैं कि अगर आपने 254 को इस्तेमाल में लाना है, लागू करना है, तो इसके लिए, और उन्होंने इसके लिए इस्तेमाल किया है कि ये जो है एक सेविंग प्रोविजन है, आर्टिकल 254 इज मेयरली अ सेविंग प्रोविजन, और वो कहते हैं कि इसके लिए फिर आपको सुप्रीम कोर्ट में 184(3) में जाना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेकर आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ऐसे आप नहीं कर सकते। ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का जो अभी आया है। अब यासीन आज़ाद साहब मुझे ये बताइए कि आप 90 दिन की इस जो कदगन है इसको आप फलांगना चाहते हैं और 254 को लागू करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है? देखें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अभी जो जजमेंट दिया है, इसमें सारी की सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर डाली है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 90 डेज के अंदर इलेक्शन नहीं कराए। ये जजमेंट में तो बिल्कुल उन्होंने क्लियर कर दिया। इसका मतलब है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को एडमिट कर लिया कि इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, और इलेक्शन ना कराने की जो जिम्मेदारी अगर वो नहीं कराता तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिम्मेदार है कि उसने वक्त पे इलेक्शन क्यों नहीं कराया। ये तो जजमेंट के मुताबिक है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं बिल्कुल उससे एग्री करता हूँ, और आर्टिकल 224 भी यही कहता है कि इलेक्शन अपने वक्त पे होने चाहिए। और यह आपको याद होगा कि जब पंजाब का मामला और KPK का मामला आया तो उस वक्त भी मेरा कहना यह था कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह था कि अगर फ़र्ज़ किया किसी वजह से इलेक्शन नहीं होते, कोई नामसाद हालात होते हैं, जिस तरह उस ज़माने में आया, फंड का मामला आया, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का मामला आया, तो मेरा ये था कि फिर 254 को जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। और मेरे नज़दीक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब 14 मई की डेट मुकर्रर की थी कि 14 मई को इलेक्शन करा दें, तो 90 डेज का जो टाइम पीरियड था वो उस वक्त पास हो चुका था, और उसके बाद जाके 14 मई की डेट दी। तो इसका मतलब है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो डेट फिक्स की थी वो विद इन द पीरियड ऑफ 90 डेज नहीं की, 90 डेज का टाइम गुजरने के बाद की। और जो शेड्यूल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी उस पर भी इलेक्शन नहीं हुए। अब सवाल ये पता होता है कि जब आपके पास वो केस सुप्रीम कोर्ट में था तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या इनिशिएटिव लिया बाकी किसी इदारे के खिलाफ कि आपने ये इलेक्शन वक्त पे क्यों नहीं कराए, फंड क्यों नहीं दिए, आपने स्टाफ प्रोवाइड क्यों नहीं किया, ये तमाम चीज़ें फिर गौर करनी पड़ेंगी। अब जिस तरह आज जो डिबेट हम कर रहे हैं उस डिबेट के हवाले से मेरा कहना यह है कि अगर ये मरदमशुमारी का मामला और हल्का बंदियों का मामला नहीं होता तो हम सब यही कहते हैं कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाउंड है।
मैं आप भी एज ए कानून के तालिब इल्म के ये कहता हूँ कि 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन होना चाहिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी थी, जब मरदमशुमारी की बात हो रही थी और पंजाब असम्बली को तोड़ा गया, KPK को तोड़ा गया, रायशुमारी का मामला उस वक्त भी था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस पीरियड से फ़ायदा क्यों नहीं उठाया और हल्का बंदियाँ पहले क्यों नहीं की? हल्का बंदियों का मैं तो ये समझता हूँ कि सीटों के एतबार से किसी को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि आइन के अंदर हर सूबे की सीटें मुकर्रर हैं, उन्हीं पे इलेक्शन होगा। और अगर वो करेंगे तो जिस तरह हमारे दोस्त ये कहते हैं कि उस वक्त आइन में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए अमेंडमेंट के लिए, तो वो 2/3 की रिक्वायरमेंट होगी, तब सीटों में कहीं कौमी असम्बली एक या सूबाई असम्बलियों की सीटों का इजाफा होगा। तो इस इलेक्शन में तो आप वो नहीं कर सकते। सही है, आप हल्का बंदियों करा लें। वो तो अगर हल्का बंदियों पे इलेक्शन कमीशन छोटे बड़े होंगे, आबादी कम ज्यादा हो जाएगी जी, बस इतनी सी बात हो जाएगी, लेकिन सीटों का किसी को कोई फायदा नहीं मिलेगा, किसी भी सूबे को नहीं मिलेगा, इवन कौमी असेंबली को भी नहीं मिलेगा। 224 से आगे निकल जाएंगे ना, इलेक्शन 90 दिन से आगे चले जाएंगे। बिल्कुल सही है सर। अब इसमें सवाल मेरा फिर पैदा होगा इलेक्शन चलेंगे तो फिर वही बात आ गई कि मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपके सामने है, वो जजमेंट को देख लें। और ये मामला जिस तरह हमारे दोस्त कहते हैं बहुत सारे मामला ये सुप्रीम कोर्ट में लेके चले गए हैं, इस मामले को भी ले जाएं और सुप्रीम कोर्ट से डायरेक्शन ले लें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल परसों ये बात कही कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अगर हमें डायरेक्शन देता है तो हम 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। आप डायरेक्शन दिला दें सुप्रीम कोर्ट से, वो 90 दिन में इलेक्शन करा देंगे। फिर मरदमशुमारी वाले मामले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कंसीडर नहीं करेगा। लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस जवादुल हसन साहब के सामने लाहौर हाई कोर्ट में भी खड़े होकर यही इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आप डायरेक्शन दे दें तो हम करा देंगे, लेकिन बाद में वो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट में जाकर पूरा पर्चा लिखकर उन्होंने दे दिया था कि जी नहीं हो सकते, हम नहीं करा सकते। अच्छा, अब आबिद भाई साहब, सवाल यह है कि अब ये पूरी एक्सप्लेनेशन तो चले हमारे सामने आ गई, आइन के आर्टिकल भी हमारे सामने रखे हैं, 254 भी पड़ा हुआ है और 184(3) भी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, लेकिन अब कोई इसको चैलेंज करता है कि जनाब ये 224 के में 90 दिन से आगे नहीं जा सकते। ग्राउंड क्या लेनी पड़ेगी दरखास्त गुजार को, क्योंकि बहरहाल सेंसस के नोटिफाई होने के बाद हल्का बंदियां करना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और उसके लिए तो 4 महीने बहरहाल उनको चाहिए, उनका शेड्यूल है। तो क्या ग्राउंड होगी सुप्रीम कोर्ट में? ये देखिए, हमने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पटिशन दाखिल कर दी है सुप्रीम कोर्ट में। हम वाहिद एसोसिएशन है जिसने ये चैलेंज किया है कि CCI की मीटिंग बदनीयती पे मबनी थी, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी, 2 प्रोविंसेस रिप्रेजेंटेड नहीं थे केयर टेकर, और इलेक्शन 224 के तहत 90 दिन में होने चाहिए और आर्टिकल 51 के बेसिस पे या डिलिमिटेशन पे उसको डिले नहीं किया जा सकता। तो हमारी पटिशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, हम चैलेंज कर चुके हैं। ये नोट हमारी पटिशन के बाद ये इन्होंने नोटिफिकेशन इशू किया, ये जो जिसमें उन्होंने कहा कि दिसंबर तक उसको लेके गए। तो अब ये हम इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कब उसको केस को लगाती है उसमें। तो हमारी पटिशन सुप्रीम कोर्ट बार ने आइन और कानून के बालादस्ती के लिए ऑलरेडी पटिशन दाखिल कर दी है सर। दूसरी बात जो मैं आपके बात 2-3 चीजें बताऊं, देखिए हल्का बंदियों और पीटीआई इसको अलग से चैलेंज करना चाहती है, वो करे जो भी करे। हमने अब सुप्रीम कोर्ट बार ने कर दी, हम आइन और कानून के हम लोग हैं उस पर खड़े में, हमने कर दिए, जो करे ना करे वो उनकी मर्जी। इशू ये है कि हमने हमारा एसोसिएशन है, हम कानून की बात करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, हमारे कुछ मेंबरान हैं जिसमें बुशरा कमर हैं, मुक्तदिर अख्तर शबीर हमारे सेक्रेटरी हैं, एडिशनल सेक्रेटरी साहब हैं हमारे शकील साहब, जो पार्टीज हैं उसके अंदर, हमारी एग्जीक्यूटिव के लोग उसमें पार्टीज हैं, उसको हमने चैलेंज किया है। देखिए जो इशू जो आ रहा है कि आइन के अंदर कहीं डिलिमिटेशन का जिक्र नहीं है कि डिलिमिटेशन के बेसिस पे आप 224 को डिले करेंगे। हाँ, सेक्शन 17 जो है इलेक्शन एक्ट का करते हैं वो डिलिमिटेशन करेंगे। आइन का आर्टिकल 51 में सब क्लॉज 3 में डिफाइंड है कि नेशनल असेंबली में सीटें क्या होंगी मुख्तलिफ प्रोविंसेस से, लेकिन जो आर्टिकल 51(5) है वो कहता है कि जी इसके बेसिस पे एलोकेशन ऑफ सीट्स होंगी। तो आईनी तरमीम जरूरी है। अगर ये जो सेंसस के और जब सेंसस नोटिफाई हो जाएगा, सेंसस नोटिफाई हो गया, एलोकेशन ऑफ सीट्स देनी है, कहीं बढ़ रही है कहीं कम होगी, आईनी तरमीम हो नहीं सकती। डिलिमिटेशन को ग्राउंड बना के नहीं हो सकता। उसकी मैं वजह बताऊं कि एक सेक्शन 14 भी है इलेक्शन एक्ट का, वो कहता है कि जब असेंबली खत्म हो रही होगी, उसका वक्त आ रहा होगा, जो इस केस में अगस्त था, उससे पहले 4 महीने पहले इलेक्शन कमीशन को ये सारा काम करना था, उनको इलेक्शन प्लान देना था जिसमें डिलिमिटेशन, इलेक्टोरल रोल्स 4 महीने पहले असेंबली के खत्म होने से देना था। तो ये अब आके उन्होंने इशू किया है नोटिफिकेशन के बाद। ये जो नोटिफिकेशन हुआ CCI का, ये भी एक बदनीयती मबनी है
क्योंकि पहले उनके पास था वो पुराना सेंसस था, उन पे उनको डिलिमिटेशन और सारी चीजें कर देनी चाहिए थी। इसको ग्राउंड बना के आप इलेक्शन डिले नहीं कर सकते, क्योंकि आइन में कहीं नहीं लिखा कि 224 पर। एक बात और, 254 की जो बात हो रही है, 254 में सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले हैं कि 254 पे आप कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं कर सकते। 90 दिन का पीरियड आइन में एक हतमी है, फाइनल है, उस पे इलेक्शन आपको 90 दिन में कराने हैं। हाँ, आपकी ख्वाहिश हो सकती है कि पंजाब में आपने आइन तोड़ा, खैबर पख्तूनख्वा में आपने आइन तोड़ा, इलेक्शन नहीं कराए, तो अभी भी तोड़ देंगे। हाँ, जो बात यासीन आजाद साहब ने कही, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं उनसे कि सुप्रीम कोर्ट को जब इस तरह की इन्होंने हुक्म उसूली हुई थी, एक्शन लेना चाहिए तो उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने इस आइन को तोड़ा और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नहीं माना। चलिए, ठीक है, राइट सर, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब, यासीन आज़ाद साहब और आरिफ चौधरी साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहते हैं आपको। मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब, आज शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ्तार किया गया है। अब आपके इल्म में है कि क्या गलती सरजद हुई है, शाह महमूद कुरैशी साहब की गिरफ्तारी क्यों अमल में लाई गई है? नहीं, मुझे उनकी आज की गलती का तो इल्म नहीं है। जो साबका गलतियां हैं वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। फिर आप ये देखें साइफ़र के हवाले से या दीगर जो उन्होंने किया हुआ है जो जुर्म और जो सज़ाएं किसी और को दी जाती थी, उनमें तो वो बराबर के शरीक रहे हैं, मगर मेरे इल्म में नहीं है कि किस बुनियाद पे उनको गिरफ़्तार किया गया है। निगरान सेटअप है, मैं तो आपकी ज़बानी सुन रहा हूँ कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। सही है, बिल्कुल ज़ाहिर है आपकी हुकूमत नहीं है जी, इसलिए मैं कहता कि आपकी मालूमात क्या हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप हुकूमत तो नहीं है अभी इस वक्त। लेकिन सर ये बताएं कि एक सवाल का जवाब तो आपको पता है, इसका तो नहीं आपको पता, लेकिन ये आपको ज़रूर पता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने कब वापस आना है। और मैं ख्याल सारी पार्टी में सबसे ज़्यादा आप ही जानते हैं, अक्सर बताते भी रहते हैं। अब ताज़ा खबर क्या है? नहीं असदुल्ला, बात यह है कि अगर ताज़ा ख़बर या माजी की ख़बर के हवाले से आप बात करेंगे तो मैंने 2021 दिसंबर मैंने कहा था कि नवाज शरीफ आ रहे हैं। और आपको याद होगा कि उस वक्त का जो प्राइम मिनिस्टर थे उसने स्पेशल कैबिनेट इजलास बुलाया और ये कहा कि नवाज शरीफ का रास्ता हमवार किया जा रहा है और हैवी इन्वेस्टमेंट की जा रही है। ना मुझे आज तक पता चल सका और ना शायद आप लोगों को पता चल सका कि वो हैवी इन्वेस्टमेंट कहाँ की जानी थी जिसने रास्ता हमवार करना था नवाज शरीफ का। हाँ, हमें ये ज़रूर इल्म हुआ कि जो उस वक्त का एक पेज था वो हरकत में आया और फिर नवाज शरीफ के रास्ते बंद कर दिए गए। और जो आज तक रोड़े अटकाए जा रहे हैं या उनके रास्ते में, पहले तो ये होता था कि जब नवाज शरीफ हुकूमत में आते तो नवाज शरीफ का वो तरक्की का सफ़र, वो तरक्की का रास्ता रोकने के लिए बारूदी सुरंगें बिछाई जाती थी उन औकात में जब आलमी कुव्वतों की और उन कुव्वतों की ख्वाहिश जो पाकिस्तान को स्टेबल, पाकिस्तान को मुस्तहकम या पाकिस्तान को खुशहाल नहीं देखना चाहती थी। उसको आप कोट कर सकते हैं। जब नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया तो उस वक्त नवाज शरीफ का तो कोई जुर्म नहीं था। जिस तरह आज आप पूछ रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी से नया जुर्म क्या हुआ है तो जिसकी वजह से उसको सज़ा दे दी या गिरफ़्तार कर लिया गया है, तो मेरा बड़े अदब से आपसे भी सवाल ज़रूर होगा और कौम भी सवाल आपसे ज़रूर ये कर रही होगी कि उस वक्त तो नवाज शरीफ ने कोई जुर्म नहीं किया था। पाकिस्तान के लिए एक ऐसा रोल, ऐसा किरदार और ऐसा फैसला किया था जिससे कौम उसको अपना मोहसिन कहती थी और आज भी कहती है कि जिसने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए दुनिया के फ़ोन भी, धमकियां भी सुनी मगर उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना किया।
और उसको हाईजैकर बना के सजा दे दी गई। सवाल ये तो सोचने वाला है ना, फिर और सवाल करने वाली बात है ना करदा गुनाहों की सजा पिछले 25 साल में उनको ना करदा गुनाहों की सजा मिलती रही। नवाज शरीफ साहब को जो जुर्म उन्होंने किए नहीं उनकी सजा मिल रही है, लेकिन सवाल फिर यह पैदा होता है कि उनको अपना भाई जो वजीर आजम था वो इंसाफ क्यों नहीं दिला सका या उनको फैसिलिटेट क्यों नहीं कर सका, और अपने भाई के वजीर आजम होते हुए भी वो मुल्क में वापस नहीं आ सके। इसके मुहर्रिकात क्या हैं? अगर अपने भाई के वजीर आजम होते हुए वो नहीं आ सके तो कैसे आएंगे फिर? असदुल्ला, बड़ी मेहरबानी आपने ये सवाल किया। बात तो है ही असल ये कि हम तो जो नवाज शरीफ की क़यादत में पिछले 30 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं और बार बार उसकी सज़ा नवाज शरीफ से लेके उसका तमाम नीचे तक का कारकुन भुगतता है, वो ये है आइन कानून की बालादस्ती। वो ये है कि हुकूमत में आके आप अदारों को इंडिपेंडेंट रहने दो। उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप हुकूमत में हो और अदारों को डिक्टेट करो। जो पिछले 3.5 पौने 4 साल जिसको लाया गया था और वो बड़े फ़ख्र से ये कहा करता था कि हम सब एक पेज पे हैं, और फिर जिस तरह नैब को अगले दिन डिक्टेट किया जाता था कि इसको गिरफ्तार कर लो, जेल वालों को कहा जाता था कि इसके पंखे उतार लो। कभी जो रियासत का सरबराह होता है वो ये नहीं कर सकता, उसका इख्तियार ये नहीं होता कि वो अदारों को हुक्म करे, क्योंकि अदारे आइन के ताबिया होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव के ताबिया नहीं होते। उसके गैर आइनी अहकामात मानने के पर हाँ उसके आइनी इख्तियारात मानने के वो पाबंद होते हैं। जो नवाज शरीफ के दौर में आइनी जो तकाजे थे, जो आइनी अहकामात थे, नवाज शरीफ के नहीं माने जाते थे, और गैर आइनी गैर कानूनी अहकामात 3.5 पौने 4 साल माने जाते रहे। ये उसकी वजह है जो आज आप सवाल कर रहे हैं कि 15-16 माह शहबाज शरीफ की हुकूमत रही तो उसमें उसके कायद या मुस्लिम लीग के कायद या उनके भाई जो हैं वो पाकिस्तान क्यों ना आए। वजह यह है कि जब आप 2017 के तमाम किरदार इकरारे जुर्म कर रहे हैं कि हमसे ये गलती सरजद हुई और करवाई गई, हमने सिर्फ अनाउंस किया, हमें लिखा हुआ फैसला आया, ये सारी वो चीज़ें हैं कि अगर असदुल्ला साहब इकरारे जुर्म करने के बाद, मैं ये समझता हूं कि रियासती इदारों की जिम्मेदारी है कि मोहसिन पाकिस्तान जो था, जिसने रियासत के लिए बेहतर सर्व किया, जिसने अपने आप को मुसीबत में झोंका, उसको आज बेगुनाह होने की वजह से उस कतार में ना लगाया जाए। मियां साहब, दो रास्ते हैं ना, एक तो आए और वो आखिर अदालत में जाएं और जाकर कहें कि मैं बेगुनाह हूं, जाकर उनको जेल जाना पड़ेगा। रेड कारपेट पे हाँ फिर मुझे ये नहीं रुक जाए ना, मैं यही तो असदुल्ला से ये सवाल कर रहा हूँ। मेरे छोटे भाई हैं असदुल्ला साहब, मैं यही सवाल करता हूँ मेरे भाई कि अगर मैंने कोई जुर्म भी नहीं किया, आप भी इकरार कर रहे हैं, फैसला देने वाले भी, फैसला लेने वाले भी, फैसला सुनाने वाले भी, बेनिफिशरी जो थे उस वक्त के 5 किरदार सारे के सारे, यहां तक के जिसको लाया गया था वो भी अपनी महफिलों में इकरार करता है कि नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ, नवाज शरीफ के साथ नाइंसाफी हुई। तो फिर मुझे भाई मेरे ये बताओ ना कि मैंने कोई जाती अपना फ़ायदा तो नहीं लिया था, मैंने रियासत का फ़ायदा किया था। तो रियासती इदारों की जिम्मेदारी है, चंद शख्सियात ने अगर गलत किया है तो रियासती इदारे बतौर अदारा उसको क्यों नहीं उसका मुदावा करते? भाई करना चाहिए, ताकि पाकिस्तान के लिए आइंदा भी कोई अपनी गर्दन पेश करके पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली को यकीनी बनाए। और अगर आप जब चाहें भाई, आप असदुल्ला साहब, मैं आपने बड़ी अच्छी बात ये भी कही कि मुझे ये बताओ भाई कि आप 4 बोतलों पे जो शराब की बोतलें किसी से पकड़ी जाती हैं या किसी जगह गंदगी का ढेर लगा होता है या किसी शहर में पानी का निकास का कोई बंदोबस्त प्रॉपर नहीं होता,
तो आप उस पे आज खुद नोटिस ले सकते हो। वहां खुद नोटिस हो जाते हैं तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो फिर मुझे आप कहने की इजाजत दें बड़े अदब से। लेकिन सर बहरहाल अब अगर आपको नोटिस नहीं हो रहा तो आपने तो अपने कायद को वापस लाना है। तो मियां साहब आप चले जाए अदालत के पास और कहें कि ये फैक्ट्स में गलती थी, आने दें, उनको जेल में मत डालें। सर आप चले जाएं अदालत में। नहीं, ना, अगर ये आप कहेंगे तो मुझे जेल से ना डराएं। मुझे जब सजा सुनाई गई थी तो मैं पाकिस्तान से बाहर था। पाकिस्तान से बाहर नवाज शरीफ अपनी शरीके हयात को बिस्तरे मरग पर छोड़कर, जब आपने सजा रियासत में के अदारों में बैठे चंद लोगों ने बलि चढ़ाने के लिए अपना इंतकाम, अंधा इंतकाम लेने के लिए उसको सजा सुनाई, उसकी बेटी को सजा सुनाई, तो वो बाहर नहीं बैठे रहे, जबकि उनके पास जवाब मौजूद था कि मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मैं पाकिस्तान नहीं आऊंगा, और कोई लाना भी नहीं चाहता था। मगर दुनिया को उसने बताया कि मैंने क्योंकि कोई गलत नहीं किया, लिहाजा मैं जेल भुगतने के लिए आ रहा हूं। वो आया जेल। आज जब तमाम चीजें आश्कार हो चुकी हैं, तमाम चीजों का सबको इल्म हो चुका है, तमाम किरदार जो हैं वो इकरारे जुर्म कर चुके हैं, आज उसको जरूरत भी नहीं है, तो फिर आज क्यों नहीं आप इकरार करते? आज तो रियासत को जरूरत है उसकी। तो मियां साहब फिर हम ये कह रहे हैं ना कि हवाओं का रुख तो बदल गया। लाइन में लगे वो जो आपके मुताबिक जिस शख्स को 3.5 साल के लिए मुसल्लत किया गया था वो चला गया, हवाओं का रुख तब्दील हो गया, पीडीएम की हुकूमत बन गई, आपकी जमात की हुकूमत आ गई। वो हवाओं का रुख मियां नवाज शरीफ के लिए तब्दील नहीं हुआ, बाकियों के लिए हो गया, शहबाज शरीफ साहब के लिए हो गया, बाकियों के लिए हो गया, लेकिन मियां नवाज शरीफ के लिए हवाएं नहीं बदली। ये तो फिर मानेंगे आप? देखें मैं बड़ा क्लियर हूं। 15-16 माह की जो हुकूमत थी कौमी, वो तमाम तर काविशों के बावजूद पाकिस्तान को 2017 का पाकिस्तान नहीं बना सकी। और मैं ये इतराफ़ करता हूँ, कोई करे या ना करे, मैं समझता हूँ कि 30 माह और भी दे दिए जाते तो 2017 का पाकिस्तान नवाज शरीफ के बगैर नहीं बन सकता। नवाज शरीफ की क़यादत के बगैर हम ये जान चुके हैं कि ये पाकिस्तान अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकता। उसके पास विजन है, उसके पास तजर्बा है, उसने तमाम चैलेंजेस को फेस किया हुआ है, और जो कि शहबाज शरीफ के पास नहीं है। कि जो वो ममालिक या वो ताकतवर लोग जो पाकिस्तान के खैर खा हैं वो नवाज शरीफ के साथ खड़े हैं, और नवाज शरीफ पे उनको एतमाद है। नवाज शरीफ उनको और वो शहबाज शरीफ साहब के साथ देने वाला नहीं है, कौम को कभी धोखा देने वाली। ये सारे एक पेज पे तब आ सकते हैं, ये सारे के सारे इस पेज पे तब एक पेज पे इकट्ठे हो सकते हैं जब नवाज शरीफ की शक्ल में उसको मौका दिया जाए। हाँ, ये बात आप जरूर कह सकते हैं कि हवाओं का रुख बदलने के बावजूद भी, एक अदारे का एक पॉलिटिकल होने के बावजूद, खुद एहतसाबी एक अदारे के किए जाने के बावजूद, जो हम कहते थे कि सहूलतकारी मैसर है अदारों की जानब से, तो 9-10 मई को खुद एहतसाबी जब की गई, एक अदारे ने की, तो हमारी बातें दुरुस्त साबित हुई जब हाजिर सर्विस लोगों को सजा दी गई। मैं ये कहता हूं कि हवाओं का रुख मुकम्मल तौर पे हर एक को तब उसका फायदा मिलेगा, या हर एक को उस हवा का असर तब पहुंचेगा जब दूसरे अदारे भी अपने अंदर खुद एहतसाबी करेंगे, और दूसरे अदारे में बैठे चंद लोग जो हैं वो भी कम अज कम खुद एहतसाबी अपने अंदर होने दें, और फैसले आइन कानून के मुताबिक होने दें, पलड़ा किसी के तरफ झुके ना। मियां साहब, आप क्या समझते हैं कि माजी की गलतियों का इजाला ये होना चाहिए कि बल्ले का निशान बैलेट पेपर पर ना हो? जो आपके करीबी साथी, आपके हमसाए, आपके साथ वाले हल्के में बैठे हुए राना तनवीर साहब समझते हैं, आप इत्तफाक करते हैं? नहीं, मैं नहीं करता। मैं कहता हूं कि माजी का मदावा इस तरह हो सकता है कि जिस अदारे ने या जिस दूसरे अदारे ने दबाव में लाकर
जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ा दिलवाई और सज़ा सुनाने वाला अदारा और देने वाले अदारे की जानिब से इकरार किया जाना चाहिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से जुल्म हुआ। आज इकरार किया जाना चाहिए कि नवाज शरीफ हाईजैकर नहीं था, वो पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाला था। उन कुव्वतों के आलाकार उस वक्त के चंद लोग अदारों में जो बैठे थे वो बन गए और नवाज शरीफ को हाईजैकर बनाकर पाकिस्तान में और दुनिया में तमस्सर उड़ाया इस कौम का, इस बहादुर कौम का, इस गयूर कौम का, इस जुर्रतमंद कौम का कि हम अपने मौसमों से सलूक क्या करते हैं। और दूसरा मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि आज भी वक्त है। हम ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड इसको नहीं कहते कि कभी नवाज शरीफ को सजा दें और जहांगीर तरीन को बलि चढ़ा दें। और आज अगर जुर्म किया है 9-10 मई को इमरान खान ने, तो उसको बैलेंस करने के लिए आप नवाज शरीफ को नाहल ही रखें। ये नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड। लेवल प्लेइंग फील्ड और कानून आइन का तकाजा है कि तराजू जो है उसका झुकाव किसी तरफ ना हो, आइन कानून के मुताबिक फैसले दिए जाएं, मेरे खिलाफ हों या मेरे हक में हों। ठीक, सही है। बल्ले का निशान आप समझते हैं कि होना चाहिए, पाबंदी किसी मसले का हल नहीं है। सर, इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं, इलेक्शन से क्यों डर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं? देखें, जो आप दूसरी दफा ये सवाल कर रहे हैं तो मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा, कोई सियासी वर्कर, कोई सियासी लीडरशिप, कोई सीनियर जूनियर सियासतदान, उस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। और कोई सियासी जमात जो है उस पर बैन नहीं होना चाहिए। उसके असरात कभी पॉजिटिव नहीं होते, नेगेटिव होते हैं रियासतों में और कौमों की हिस्ट्री में। मगर जो लोग दहशतगर्द होते हैं, जो 9-10 मई को पेट्रोल बम और अपनी तनसीबात को जलाते हैं या उन पे हमला करते हैं, वो कभी पाकिस्तानी नहीं होते, वो दहशतगर्द कहलाते हैं। वो सरहद पार से हैं या सरहद के अंदर से वही जुर्म करें, वो दोनों का कसूर, जुर्म, सजा एक जैसी होनी चाहिए। कभी ये नहीं होना चाहिए कि आप उसको सियासत की आड़ में, बिल्कुल सही। भले वो साहब, इलेक्शन से क्यों डर रहे हैं, क्यों आप माफ कर दें कि ये सियासतदान है, वो सियासतदान नहीं हो सकता। जाते जाते आपने सेंसस अनाउंस किए ताकि इलेक्शन जो है वो 4 महीने हल्काबंदियों में लग जाए, 2 महीने इलेक्शन और आगे चला जाए। ये नहीं, ना मियां साहब, ये स्ट्रेटेजी क्यों बनाई है, सवाल है मेरा। ना असदुल्ला मेरे भाई, आप ये ज़ेन, एक सेकंड असदुल्ला मेरी बात सुन ले प्लीज। मैं आपको ये कहूंगा कि मुस्लिम लीग पे ये मलबा डालने वाले जो हैं, बड़ी माजरत से, ये वो फिर माइंडसेट है जिन्होंने आज से 8-9 साल पहले किसी ने हमें डाकू कहा, किसी ने सिसिलियन माफिया कहा और किसी ने हमें कहा कि ये नालायक लोग हैं, ये लूट मार में मुलव्वस हैं। आज वो इकरार तो कर रहे हैं कि हमने ज्यादती की, मगर ये आज कहना कि हम इलेक्शन से भाग रहे हैं, ये उतना ही बड़ा जुर्म है। हम ये कहते रहे कि वक्त मुकर्रर पर इलेक्शन होने चाहिए। हाँ, जो आप कोट कर रहे हैं शहबाज शरीफ के हवाले से कि उन्होंने कहा नई मरदमशुमारी के मुताबिक नए इलेक्शन होने चाहिए, वो मुस्लिम लीग के सदर के तौर पे बात नहीं कर रहे थे, वो उस वक्त के प्रेसिडेंट के तौर, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे बात कर रहे थे। वो इत्तेहादी जमातों के प्राइम मिनिस्टर थे, कौमी हुकूमत के नुमाइंदा थे। लिहाजा उस कौमी हुकूमत में जो जमातें इसरार करती थी और तहफ़्ज़ात शो करती थी, उनको ड्रेस करना वक्त के प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेवारी थी। उसने इस बात पे ये कहा कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक अगर सारे चाहते हैं तो सीसीआई की वो जो मीटिंग कॉल की गई उसमें तमाम लोगों ने, तमाम स्टेक होल्डर ने, तमाम जमातों ने कंसेंसस से ये फैसला किया कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए। आज साहब, ये इलेक्शन की ताखीर का मलबा किस पर डालें? आप कहते हैं नून पे ना डालें थी, या आज नहीं, किस पे फिक्स करेंगे जिम्मेदारी के इलेक्शन वक्त पर नहीं हो पा रहे? मैं कहता हूं कि आज भी इस कन्फ्यूजन से कौम को निकालने के लिए, इस तजब्जुब से निकालने के लिए इलेक्शन कमीशन को डेट अनाउंस करनी चाहिए ताकि ये कन्फ्यूजन
पाकिस्तान राइट के अंदर सर, से बिल्कुल दूर हो ठीक है, सके। बहुत शुक्रिया। समझते हैं कि इलेक्शन वक्त पर होना चाहिए और डेट अनाउंस करनी चाहिए। मियां जावेद अली साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।